चलिए बेटा, तो पिछली बार हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट किए थे। हमने देखा था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और हमने इसमें यह देखा था कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हम लोग ने देखा था कि भैया हम उसी फॉर्मूले से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, यानी वन डायमेंशनल, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन के आता था, माइनस डी यू बाय डी एक्स। और अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड थ्री डायमेंशनल है, तो फिर फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस नैबला यू, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू with respect to x into I cap plus partial differentiation of u with respect to y into j cap plus partial differentiation of u with respect to z into k cap। आपने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को देखा था कि हम पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखकर नेचर ऑफ फोर्स पता लगा सकते हैं। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब यह हुआ कि वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, या वो फोर्स रिपल्सिव होगा, या वो फोर्स जीरो होगा। कैसा होगा हम सिर्फ कर्व को देख के पता लगा सकते हैं, है ना। और हमने देखा था कि उसको वो पता लगाने के लिए हमें हेल्प करता है वो फॉर्मूला F इज टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स से हम लोग देखते हैं स्लोप कैसा है, स्लोप निगेटिव है या स्लोप पॉजिटिव है। फिर उससे पता चलता था कि फोर्स निगेटिव है कि फोर्स पॉजिटिव है। फिर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे थे। हमने देखा था इक्विलिब्रियम पहले तो होता क्या है। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम उस स्टेज को कहा जाता है जब सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वैल्यू क्या हो जाता है, सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, या फिर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो हम कहते हैं वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। फिर माना यह गया कि इक्विलिब्रियम तीन तरह के देखने को मिलते हैं। एक कौन सा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपने देखा अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, मतलब शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ है। अगर उस ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से सरकाओगे आप, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस उसको वापस उसकी जगह पे लेकर आ जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये पेन का भी अगर ऐसा है, मैं इसको हटाऊंगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है कि क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप रखें एक जगह पर, वो शांति से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। मैं बोलूंगा अभी ये कौन सी कंडीशन में है, वो बोलेंगे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब हमको पता लगाना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो उसको छेड़ कर देखो, मतलब थोड़ा सा उसको सरका के देखो। अगर आपने थोड़ा सा इसको सरकाए और उस पर लगने वाले फोर्सेस अगर उसको वापस नहीं लाते बल्कि उल्टा और दूर लेकर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर आता है भैया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसा है कि भैया आप जहां रखोगे वो वहां खुश रहेगा। आपने इधर रखा ऑब्जेक्ट को, वो शांति से उस जगह पे बैठा रहेगा, है ना। आपने उसको सरका के इधर रखा, वो उस जगह पे शांति से बैठा रहेगा, ना वापस आने की कोशिश करेगा ना दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, हमने पोटेंशियल एनर्जी के कुछ टाइप्स देखना चालू किए थे, जिसमें हम लोग ने पहला देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि भैया ये जो हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ बेसिक लेवल पे देखने वाले, थोड़ा बहुत ही देखने वाले, क्योंकि ये आगे जाकर हम लोग इसको डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या था आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। वैसे अगर H, वैसे एक्चुअल फॉर्मूला था 1 mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, मगर H अगर बहुत ज्यादा छोटा रहा कैपिटल R से, जो कि होता अक्सर मैकेनिक्स में तो होता है ना, तो हम देखेंगे कि भैया उस वक्त फॉर्मूला सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का mgh बन के रह जाता है। और हमने थोड़े से ही प्रॉब्लम लिए थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिए थे वेसल वाला, है ना। आपने उसको देखा, कोई बता सकता है वो वेसल वाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का? हाँ, रो एजी इंटू H1 माइनस H2 का, रो एजी अपॉन 4 H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर। यस करेक्ट। मैंने कहा था कि वो फॉर्मूला भी याद रखना, वो आता रहता है एग्जाम्स में,
तो रो Ag अपॉन 4 H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हमारा अगला टॉपिक है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स गो फॉर इट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चल एमर। टाइटल नंबर कौन सा आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? हमदान, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टाइटल नंबर 6.3.6 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। खोलो। बात होगी तुम लोगों की घर पे बात होगी अभी? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया चलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझते हैं। जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं ऑलमोस्ट ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है आपके अपकमिंग चैप्टर में, और मतलब आगे जाके चैप्टर जो आएगा एक ऑसिलेशन चैप्टर, उसमें सब रिपीट होगा। तो भैया देखो यहां पे ये एक वॉल है और एक स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहां से निकला एक स्प्रिंग और ये जाके अटैच्ड हुआ एक ब्लॉक से, ये जाके अटैच्ड हुआ एक ब्लॉक से। मैं कहूंगा कि यहां अगर है तो मान लो वो शांति से अपनी जगह पे बैठा हुआ है, यानी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे है ना। कोई आपके स्प्रिंग पे कोई खिंचाव, कोई दबाव कुछ नहीं है, सुकून से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूं ये देखो कि मैं थोड़ा सा उस स्प्रिंग को खींचने वाला हूं, यानी ये ब्लॉक को खींचने वाला हूं। तो भैया मैंने क्या किया, ब्लॉक को थोड़ा राइट साइड में खींच लिया। कितना सरकाया आपने? तो मैं कहूंगा देखो मैंने राइट साइड में डिस्टेंस x तक या डिस्प्लेसमेंट x तक मैंने उसको सरकाया। स्प्रिंग में क्या तैयार हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स, एक किस्म का टेंशन या एक फोर्स तैयार हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। मैं खींच रहा हूं इधर, मैंने बाहर इधर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स मेरा इधर लग रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स का तो डायरेक्शन इधर आएगा, आप उसको इधर खींच रहे हैं, मगर उसमें पैदा होने वाला रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। वो चाहेगा कि भैया आप क्या करो, बोले भैया वापस लेकर आओ। और आपको मालूम है भैया ये रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बोले कैसे? एक बंदे के हाथ में रबर बैंड दो, है ना, और तुम उसका दूसरा सिरा अपने हाथ में रखो और उसको बोलो तू खींच, है ना। वो थोड़ा सा खींच के छोड़ेगा, कुछ लगेगा क्या आपको? ज्यादा नहीं, वो अच्छा खासा जोर से पकड़ के ऐसा दूर तक पकड़ के खींचेगा, आपको बेहतरीन सा चट करे लगेगा वो, है ना। तो बोले भैया आपने नोटिस क्या किया, जब ज्यादा खींचे अपन ने तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा पैदा हुआ, है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था। ऐसा नहीं जरूरी कि सिर्फ स्प्रिंग को खींचने पर ऐसा होता है, दबाने में भी ऐसी होगा। मान लो आपने क्या करे, इस ब्लॉक को अंदर की तरफ ढकेले, जिसके कारण स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। तो मैंने कहा कि देखो मान लो स्प्रिंग हो गया कंप्रेस और मैंने कितना अंदर ढकेला था, मान लो डिस्टेंस x तक अंदर ढकेला था मैंने, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको लौटेगा बाहर कि भैया, वो बोलेगा नहीं रे भाई वापस लेके जा, तेरे पास चीज रख। तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। तो हमने एक बात नोटिस किया कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को, मगर डायरेक्शन में उसके कैसे है, ऑपोजिट है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट बट द नेगेटिव ऑफ x। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो मैं यहां लिखूंगा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट restoring force
and displacement are oppositely directed. तो ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, तो ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक है। फिर यहां पैदा होता है आपका, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम लोग कहते हैं के। तो के क्या है, तो के ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे वैसे तो नाम दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मगर इसका सही नाम होगा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसका पाला तुम्हारा ऑसिलेशन चैप्टर में बहुत पढ़ने वाला है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। बोले ऐसा क्यों कहा गया है इसको? देखो, जैसे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड में लिखूं, इन मैग्नीट्यूड रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, तो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, इफ x इज इक्वल्स टू 1 मीटर, अगर x की वैल्यू 1 मीटर है तो k किसके बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस पर से उसका डेफिनेशन ऐसा बना कि बोले भैया स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या, तो बोले स्प्रिंग में पैदा होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, मगर कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हो, 1 मीटर, है ना। इसीलिए बड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, तो इसीलिए इसको उस तरह से नाम दिया गया। थोड़ा सा फिर हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के एसआई यूनिट के बारे में बात कर ले। फिर जब हम लोग इतना देख चुके हैं तो एसआई यूनिट क्या होता होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो यहीं से पता चल जाता। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। और अगर आपको कहूं मैं कि भैया इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, डायमेंशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन रहेगा, जैसे देखो न्यूटन मतलब फोर्स, तो m1 L1 T-2, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यहीं से निकालो ना, के का फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो बोले m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, L1 होता है। अब देखो भाई, या ऊपर वाले और नीचे वाले का देखो कैसा है कि भाई दोनों का पावर सेम है, तो हम जब ऊपर वाले को नीचे से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा m1 L0 T-2। तो इसी कारण से स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन m1 L0 T-2 आता है। चलिए, हुआ। तो देखो, ये तो था हमारा अभी इंट्रोडक्शन। अभी हमें वर्क डन के फॉर्मूले को देखना है। अब वर्क डन कौन सा, दो टाइप के वर्क डन आएंगे, क्योंकि दो फोर्सेस आते हैं यहाँ पे, है ना, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग मोशन में आता है या ब्लॉक मोशन में आता है। बोले कौन कौन से दो फोर्सेस है, एक आपने हाथों से जो आपने खींचा, एक्सटर्नल फोर्स आपने जो लगाया वो, दूसरा क्या होता स्प्रिंग में जो तैयार हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स। फिर आप बोलेंगे सर वेट नहीं आएगा क्या, ऑफ कोर्स वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है,
मगर ये दोनों भी फोर्सेस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। ये इन दोनों फोर्सेस के कारण मोशन से कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना। फर्क किसकी वजह से पड़ा? एक्सटर्नल फोर्स के कारण और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो हमें दोनों के कारण क्या देखना है? वर्क डन देखना है। इधर का पार्ट हो गया, लेफ्ट साइड का, ठीक है, कर लो कर लो। हुआ? चलिए देखिए, अब वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिचुएशन को इमेजिन करेंगे। क्या सिचुएशन को इमेजिन करेंगे? हा? कि हम इमेजिन करें कि हमने ऑलरेडी स्प्रिंग को यहां तक खींच के रख दिया है, ब्लॉक को डिस्टेंस x तक के खींच के रख दिया है। तो चलो देखो, हम उसको ऐसा लिखेंगे, व्हेन a spring is stretched by a distance x, the restoring force acting on the spring is given by, तो restoring force is equals to minus of kx। तो आपने क्या किया कि ब्लॉक को डिस्टेंस x तक खींच के ऐसा रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है। तो भैया मैं कहूंगा उस वक्त उसमें पैदा होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? माइनस के एक्स, है ना। एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। अरे भैया देखो ना, आपने यहां से खींचा और यहां पर आपने ऐसा डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचा और पकड़ के रखा हुआ है ना। अब ना वो उसके आगे जा रहा ना वो पीछे आ रहा, वहीं पर पकड़ के आपने रखा उसको, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा? वापस आ जाएगा वो। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऐसा पकड़ के रखा हुआ है। तो अब जाहिर बात है, अगर ब्लॉक वहां थमा हुआ है, रुका हुआ है, इसका मतलब क्या? मैं अपने हाथों से जो फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, और स्प्रिंग में पैदा हुआ रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है? इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होता, मान लो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता तो उधर चला जाता, अगर मेरे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होता तो इधर आ जाता, मगर वहीं रुका हुआ है, इसका मतलब भैया वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट है दोनों। तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं लिख सकता हूं, फिर एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बोले एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला प्लस के एक्स हो जाएगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स। ओके, तो फिर ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओके, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला आपका प्लस के एक्स हो गया। अब मेरे को यह सूझा कि मैं काम करता हूं कि भैया मैं थोड़ा सा एकदम जरा सा उसको और आगे सरकाता हूं, बहुत ही जरा सा मुझे और आगे सरकाना है ना। तो मैं बोलूंगा ठीक है, फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का छोटा सा आगे और डिस्प्लेसमेंट करना है dx ऑफ द ब्लॉक, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय। तो जरा सा सिर्फ आगे सरकाने के लिए आपको ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भैया हम कहेंगे छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन कितना होगा? तो बोले वेक्टर f डॉट वेक्टर dx
या मैं जिसको कहूंगा सिंपली एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोले सर वो कॉस थीटा क्या आएगा? बेटा देखो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है ना। एक्सटर्नल फोर्स आप राइट में लगा रहे, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? राइट में। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो इसीलिए यहां पर आप सिर्फ एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स लिखेंगे, काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर मैं बोलूंगा ओके ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई आपको अगर थोड़ा सा और आगे सरकाना है तो आपके वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा फिर वो अपन ने जो 0 से x तक खींच के लेकर आया उसका वर्क डन कितना हुआ होगा? तो मैं बोलूंगा हैंस वर्क डन टू डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम 0 to x। मतलब भाई आपने क्या बोला, मुझे जरा सा सरकाने के लिए dx डिस्टेंस आगे सरकाने के लिए वर्क डन कितना होगा? dw। तो जरा मुझे ये बताओ तो जो तुमने यहां से यहां तक खींच के लेकर आए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा कितना वो? तो बोले ठीक है मैं बताता हूं। बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा? तो बोले आपको उसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन dw, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इन द गिवन लिमिट्स ऑफ 0 to x, क्योंकि मुझे 0 से लेके x तक सरकाना है। और जैसे कि मैंने कहा हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? k इंटू एक्स है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 to x kx इंटू डी एक्स। अच्छा सर मुझे एक बात बता, kx का इंटीग्रेशन, k तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा है ना, बचेगा क्या फिर? x dx इन द लिमिट्स ऑफ 0 to x। तो k तो निकल गया था बाहर। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई वर्क डन क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। या प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखूं थोड़ा सा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर। आया समझ में? अब अगर वही मुझे पूछे वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो अब देखो यहां पर वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना है मुझे। तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह मैं क्या लूंगा? रीस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लूंगा मैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स लूंगा तो भैया यहां पर क्या आ जाएगा फिर? कॉस ऑफ 180 डिग्री डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो रीस्टोरिंग फोर्स इधर जा रहा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा? 0 डिग्री है क्या इस बार? नहीं, इस बार क्या आएगा? 180 डिग्री है कि नहीं? अरे भैया जब अपन ब्लॉक को ऐसा खींच रहे तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? राइट में, मगर स्प्रिंग उसको किधर खींचना चाह रहा? लेफ्ट में। स्प्रिंग तो उधर फोर्स लगा रहा, तो रीस्टोरिंग फोर्स बोले तो स्प्रिंग का फोर्स होता। तो बोले स्प्रिंग इधर लगा रहा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो भैया यहां एंगल कितना बन रहा? 180 डिग्री। अगर मैंने ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग निकाला होता तो भैया यहां पर मैं लिखता एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। और कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या आता था? -1। तो ये फॉर्मूला जैसे कि वैसे आता था, बस माइनस साइन आ जाता था उसके अंदर, है कि नहीं? तो अब हम ये बात जानते हैं तो मैं ये चीज थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग है ना, आपका क्या आएगा? ये हो गया क्या आपके इधर का? ये कॉलम हो गया सभी का? पक्का हो गया सभी का? लिख लो जल्दी से। आई थिंक डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। Similarly, work done by spring is equals to minus half of kx square। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो क्या रहा? माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, और वर्क डन बाय स्प्रिंग जो आएगा माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर।
क्या होती है वहाँ? क्या हुआ उनका? अभी बात हुई? तो पहले जब तक बात नहीं होती तब तक एंट्री नहीं। पेरेंट्स से बात करो क्यों आप आए नहीं करके, पेरेंट्स मीटिंग थी, है ना? तो फिर उसके बाद तक देखते, फिर बाद में पहले बात कर लो, बताओ मुझको फिर क्या बोल रहे तो। उनको बोला हाँ अमजद क्लास टाइम में आके मिलो, बोलना कल, फिर कल आके मिलिए आप, बोलना क्लास टाइम में सर से। हाँ हो गया क्या? ठीक है, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग था। तो देखो एज वी नो दैट देखो वर्क जैसा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। देखो मैं कह सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स जो भी होता है वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। अब मैं कहूंगा अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कि जब भी मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, हमको मालूम है जब भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में जमा होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में जमा होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि आप उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हो स्प्रिंग की, तो उसमें काम करने की क्षमता आ गई, जैसे ही आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं वही कहूं, मान लो ये जो फॉर्मूला है ये कब लागू है? ये तब लागू है जब आपने मीन पोजीशन से उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन तक खींचा। मीन पोजीशन समझता है ना? वो एक ऐसी पोजीशन जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, आप क्या करते? उसको छोड़ देते उसके हिसाब से। स्प्रिंग ना खींचा गया ना दबा गया, स्प्रिंग ना खींचा गया ना दबा गया, आराम से सुकून से अपनी जगह बैठा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो जब वहां से मैंने स्प्रिंग को खींचा कहां तक? डिस्टेंस एक्स तक, तो उस वक्त चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना आप? अब सवाल ये उठ रहा कि अब अगर मैं ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन पे हूं जहां स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा ऑलरेडी हो चुका है, अब उससे थोड़ा और आगे मैं खींचना चाहता हूं, मतलब मैं ऑलरेडी इसको डिस्टेंस x1 तक खींच चुका हूं, डिस्टेंस x1 तक खींच चुका हूं, मुझे इससे और थोड़ा आगे खींचना है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या रहेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? इफ द स्प्रिंग इज टू बी स्ट्रेच्ड from position x1 to x2, तो वर्क डन बोलो बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो हम ये देखते हैं इसका जो फॉर्मूला आएगा हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली माइनस कर देंगे, है ना? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ ऑफ के x1 का स्क्वायर। और हम ये बात जानते हैं कि देखो इधर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज प्लस डेल्टा यू, है ना? वहां जब आप पढ़ेंगे उसका प्रूफ आगे आएगा, अभी का थोड़ी देर के लिए याद रखो कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज प्लस डेल्टा यू। तो मैंने लिखा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, फिर क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा यू, हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये समझे ना? ये सिचुएशन कब की है? जब आपने स्प्रिंग को x1 से x2 तक के खींचा है। ओके, इसको नोट के फॉर्म में लिख लेंगे अपन, चलो ठीक है। देखो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको देना, क्या बोल रहे बेटा? इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4। देखो हम क्या देखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 के हम लोग कुछ और फॉर्म्स भी देखेंगे।
इक्वेशन 3 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को कुछ और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोले कैसे? तो देखो, सिंस f इज इक्वल्स टू के एक्स, हम ये बात जानते हैं कि f का फॉर्मूला kx करके होता है। तो मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज, आप k के जगह f अपॉन x डाल सकते हैं। k की जगह क्या लिख सकते हैं? f अपॉन x। तो यहां जहां पर क्या आया है, k आया है, उसकी जगह मैं f अपॉन x लिख सकता हूं। देयरफॉर फ्रॉम 3, अच्छा इक्वेशन नंबर 3 डाल चुके हैं ना अपन ऑलरेडी। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, जहां पर तुम्हारा के एक्स स्क्वायर आया था वो के की जगह क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। फिर ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ इंटू एक्स। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। एक और बदलाव किया जा सकता है, इधर का ऊपर का हो गया, इसी तरह से एक और बदलाव किया जा सकता है। सिमिलरली एज आप x के जगह f अपॉन के लिख सकते हैं। x की जगह क्या लिख सकते हैं? f अपॉन के। देयरफॉर फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के। एक्स स्क्वायर के जगह मैं क्या लिखूंगा? f अपॉन, सॉरी मैं किसके जगह लिख रहा था? x के जगह f अपॉन के। तो भाई f अपॉन के का होल स्क्वायर। तो देखो भाई अब क्या होगा ये फॉर्मूला, आपने क्या करे x के जगह f अपॉन के लिखे, मगर x का तो क्या है? स्क्वायर है वहां पे। तो जब मैं f का स्क्वायर डालूंगा तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा हाफ ऑफ f स्क्वायर अपॉन के। तो ये मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। आया समझ में? तो ये आया इक्वेशन नंबर 6। तो ये तब फॉर्मूला यूज होता है कि जब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पूछा हुआ है, मगर उसकी जगह आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह आपको फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और ये तब यूज होता है कि भैया ना डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हमको, मगर फोर्स अप्लाइड और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, तब यूज होता है ये। अमजद, इधर का हुआ तो बातें मत करो, इधर लिखो। हुआ?
अब हमें क्या देखना है अगला पार्ट, एनर्जी कर्व फॉर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के लिए एनर्जी कर्व्स यानी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कर्व क्या आएगा वो सब हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि देखो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल होना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलो। बोले सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोल सकते, अगर आपने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से खींचा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग मीन पोजीशन से खींचा है तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। तो तब मैं बोलूंगा देखो भाई, तब उस वक्त u2 माइनस u1 जो होगा, है ना, क्योंकि u1 तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और u2 को क्या पकड़ लो आप, u। तो आप लिख सकते u माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, या फिर सिर्फ और सिर्फ u भी बोल सकते हैं आप, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो अब ऐसा है कि मुझे एक ग्राफ बनाना है जिसमें स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, उसमें उसका काइनेटिक एनर्जी आ जाए, उसमें उसका टोटल एनर्जी भी आ जाए, ये सारे के सारे चीज़ें आ जाए उसके अंदर। बोले ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, when the spring is stretched by distance x, its potential energy is u is equals to half of kx square। जब आप स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक खींच लेते हैं तो उसमें पैदा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। When the spring is stretched up to its maximum displacement, जहां तक जा सकता था मैंने वहां तक खींच डाला उसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो मैं उस वक्त लिखूंगा कि देन टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ओनली इक्वल टू potential energy, is only equal to potential energy, that is total energy उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, और वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो याद रखें x इज इक्वल्स टू ए, यानी कि एम्पलीट्यूड है वो। आते हैं बेटा इस बात पर। देखो इमेजिन करो आपने स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया, और ब्लॉक जो है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो जहां तक जा सकता है वो जाएगा, और फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। फिर जब वो आप देखेंगे वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जब पहुंचेगा, आखिरी लेवल जो बोलते हैं ना उसको, पहुंचने का आखिरी लेवल उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड। जब वो जहां तक जा सकता है आखिर, उसके बाद आगे बिल्कुल नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा वो। तो वो आखिरी की जो पोजीशन होती है वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एक बात याद रखिएगा बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ये बताने के लिए आपके वॉल्टर लुईन नाम के एक जो प्रोफेसर है ना, जो आई थिंक कैम्ब्रिज या कहाँ ऑक्सफोर्ड, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मगर वो जो वॉल्टर लुईन जो नाम के प्रोफेसर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताए थे जो बहुत मशहूर है यूट्यूब पे। अब कई लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को, है ना। उन्होंने एक, अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे बेस्ट फिजिक्स टीचर अगर आप डालेंगे तो उनका आता है वीडियो, अलग पांडे का नहीं आएगा, पहले उसका आएगा फिर बाद में आ जाएगा उसका। तो भाई वो बेस्ट फिजिक्स टीचर करके उनका वीडियो आता है वॉल्टर लुईन का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या करे, मोटा सा गोला लिए लोहे का, और उसको अपनी नाक के पास ऐसा रख के छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने देखा है कि देखो वो जाता उधर आगे, और जब वो वापस आता तो हल्का सा टच करके चले जाता बस, है ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि यहां पर उन्होंने हल्का सा बस टच करके चला जाता। हाँ वो अलग बात है, उन्होंने क्या किए थे, छोड़ दिए थे,
जब छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल 0। अगर उन्होंने वैसे फेंके होते है ना, वो जाके फिर आगे इमेजिन कर लो, है कि नहीं? तो भाई सिचुएशन क्या है, उन्होंने क्या किए थे? जस्ट छोड़े थे। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण कि भैया वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है हर बार, तो जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड क्या होती है? ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। अगर स्पीड 0 हो गई थी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो चुकी थी, इजंट इट? है ना? हाँ, मतलब कैसा? यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, उसमें से 1 एक्स को कैंसिल कर दिया। समझ में आ गया? ऐसे सवाल मत पूछा करो। तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो हम जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो स्पीड 0 होती है। अब स्पीड 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। यानी कि जो सारी की सारी एनर्जी है सिर्फ एक फॉर्म में है। वो है कौन से फॉर्म में? आपके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सारी की सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म में है, वो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, है ना? मगर जैसे जैसे वो वापस आता है तो स्पीड बढ़ते चले जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। और आपको मालूम है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो जा कहां रही है? वो जा रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना? वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचती है, आपको मालूम है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। तो बोले पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? तो बोले पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना? पूरी की पूरी। आई बात समझे? है ना? तो एक बात याद रखें, एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी किस रूप में होती है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी किस रूप में होगी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। फिर से बोलता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन में टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होंगी? पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होंगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और बीच में बोलेंगे तो कैसा रहेगा? दोनों रहेगा, थोड़ा सा पोटेंशियल भी रहेगा, थोड़ा सा काइनेटिक भी रहेगा, है ना? आया समझ में? तो अब बात ये हो रही है कि ठीक है भाई, मान लिया कि तेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी, वो हाफ ऑफ के एक्स ए स्क्वायर होगा, और उस वक्त पूरी की पूरी एनर्जी जो रहेगी, टोटल एनर्जी रहेगी, वो काय के फॉर्म में रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी नहीं बदलती, वो बदलता होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो बदलता होगा काइनेटिक एनर्जी, मगर किसी बॉडी का टोटल एनर्जी नहीं बदलता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैं लिखूंगा therefore total energy is equals to potential energy plus kinetic energy, as total energy always remains constant। तो मैं यहां लिख सकता हूं, हम ये बात जानते हैं कि भैया टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक काम कर, इसको इधर लेके चले जा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेगा तू? तो बोले हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, फिर हाफ ऑफ के को निकालो कॉमन, बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले से था ही, मुझे टोटल एनर्जी का भी यहां मिल गया था, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, और मैंने कहा कि ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से खासियत क्या है? मैं तीनों ग्राफ बना सकता हूं। बोले कैसे? तो दिखाते हैं आपको। वो राइट का हो गया। अब देखो ये तीनों के ग्राफ कैसे बनेंगे, देखो सब लोग गौर से। तो हम यहां पे ग्राफ्स प्लॉट करने वाले हैं कि भाई देखो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लूंगा, वाई एक्सिस पे एनर्जी लूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा देखो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है,
वो कितनी है, बोले हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया था मैंने क्या बताया था, ये टोटल एनर्जी का है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो बोले टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और अब मैं जानना चाहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा रहेगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको याद आना चाहिए, इससे ग्राफ प्लॉट करना सीखे थे अपन ने, है ना। सबसे पहले अपन ने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ देखे थे, y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ देखे थे। फिर उसके बाद अपन ने पैराबोलिक कर्व्स देखे थे, पैराबोला बनता है के एक्स स्क्वायर से, है ना। तो आपको अगर याद होगा y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर अगर ग्राफ कैसा बनता है तो सिंपली वो कुछ इस तरह से रहता है, y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। ग्राफिकल एनालिसिस चैप्टर में हम लोग ने देखे थे। तो अब ऐसा है y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, इसको देखो और इसको देखो, y की जगह u, m की जगह हाफ ऑफ k, है ना, और एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये है कि आपके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा u के जैसा बनेगा, देखो ठीक है। और ये यहां तक जो गया है ये प्लस a है, और ये यहां तक जो गया है ये माइनस a है ना, ये इस तरह से। फिर दूसरा सवाल उठता है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो पहले सबसे पहले माइनस हाफ ऑफ एम एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ग्राफ कैसा बनता है, तो माइनस एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, माइनस एम एक्स स्क्वायर का। और अगर मैं बोलूंगा माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है, तो बोले माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ ऐसा बनता है, ऊपर आता है वो थोड़ा सा, है ना, यहां से ऐसा बनता है वो माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। तुम x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डाल के, है ना, देखो y इक्वल्स टू सिर्फ माइनस एम एक्स स्क्वायर डालो। तुम जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो पूरा का y का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो जब x 0 था तो y 0 था, और यहां से ग्राफ का शुरुआत हुआ था, है ना। तुम x की वैल्यू 0 डालो यहां पे, y 0 हो जाएगा क्या, नहीं, वो c रहेगा। तुम x की वैल्यू 0 डाल के देखो यहां पे, तो y की वैल्यू क्या रहेंगी, c। तो जब x 0 होता है तो y की वैल्यू 0 नहीं c होती। फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऐसा बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये हम लोग ने सीखा था आपके ग्राफिकल एनालिसिस चैप्टर, मैंने पूरा ऐसे ग्राफ बना के दिखाया था, माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस सी। वही अगर माइनस सी आता प्लस की जगह तो वो नीचे जाता था, है ना। तो ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। उसी बेसिस पे मैं अगर देखूं तो ये ग्राफ, ये इक्वेशन कैसी है, आप इस इक्वेशन को टैली करके देखो इसके साथ, तो ये बिल्कुल इसके जैसी नजर आएगी। बोले सर कुछ भी, ये तो बहुत अलग है। आप एक काम करो, हाफ ऑफ के को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हाफ ऑफ के क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको पहले लिखो, माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। अब ये पार्ट कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। ये पार्ट कैसा है, कांस्टेंट होता, जैसे कि ये सी कांस्टेंट था, तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। और देखो माइनस एम एक्स स्क्वायर था, यहां पर एम की जगह हाफ ऑफ के है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये बिल्कुल इसका दूसरा रूप है वो। तो बोले हमको मालूम है कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, बोले ऐसा, है ना, माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ ऐसा बनता है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ ऐसी उल्टा कटोरा बनना चाहिए, है ना। तो भैया ठीक है भाई, उसको ग्राफ बना लो वैसे, पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला, है कि नहीं। तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम कहेंगे देखो, ये जो कर्व था ये टोटल एनर्जी का कर्व था, ये जो कर्व था ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व था, और ये जो कर्व था ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व था। अब ये सारे कर्व्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स है। ग्राफ को बार बार तुम वो ग्राफिकल एनालिसिस के जो सब लिखाए हुए ना इक्वेशन के साथ, ऐसे से ये ग्राफ बनता, उससे ये ग्राफ बनता, वो बार बार है ना उसको देखते चलाओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार आता रहता। जिसको याद होगा वो ग्राफ का नेचर उसको इजीली समझा होगा, जो उस वक्त नहीं होगा या जो ग्राफ
को ध्यान से नहीं किया होगा तो उसको अटकाऊंगा ये सारी चीजें। इधर का हो चुका सभी का? एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं मैं। चलो देखो यार, पहला प्रॉब्लम, अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U. इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया, तो जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी को नाम हमने U करके दिया था। जब स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींचा चला जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो पता लगाओ। बहुत आसान, जैसे कि हम जानते हैं U इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर। देखो U2 अपॉन U1 जब आप करोगे तो वो क्या आएगा? x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। देखो U2 अपॉन U1 को मैं सिर्फ और सिर्फ U लिखूंगा, और x2 को लिखूंगा 10 और x1 को लिखूंगा 2, उसकी वैल्यू। तो आपको अच्छे से मालूम है कि 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 टाइम्स ऑफ U। तो पहला वाला बहुत ही ज्यादा आसान, द आंसर वॉज 25 टाइम्स ऑफ U। इधर का हो चुका है सभी का? ग्राफ भी हो गया? ग्राफ किसी से देख के बना लेना जिसका होगा उससे। A spring of
spring constant 5 into 10 raised to power 3 Newton per meter is stretched initially 5 centimeter from its mean position. Then work required to further stretch it by 5 सेंटीमीटर इज, तो उसको और आगे 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 6.25 न्यूटन मीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 12.5 न्यूटन मीटर, थर्ड ऑप्शन इज 18.75 न्यूटन मीटर और लास्ट ऑप्शन इज 25 न्यूटन मीटर। तो बेटा आप सीन को समझो, क्या हुआ? स्प्रिंग को आपने खींचे, कितना खींचे? 5 सेंटीमीटर तक। तो भैया आपका पहले x1 कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा उस हिसाब से आपके x1 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया? स्प्रिंग को और आगे खींचा और 5 सेंटीमीटर आगे खींचा, तो पूरा का पूरा स्प्रिंग कितना लंब गया? 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? पूरा कितना स्ट्रेच हो गया वो? 10। उसमें स्ट्रेचिंग कितने की आ गई? 10 की। पहले 5 खींचे थे और आगे का 5, तो कुल मिला के कितना हो गया? 10। तो सेकेंड एक्सटेंशन कितना हुआ होगा? 10 सेंटीमीटर का। बात समझे ना, है कि नहीं? 5 नहीं लेने का है कि नहीं? पहले आपने खींचे 5, तो स्प्रिंग बोले 5 सेंटीमीटर लंब गया और तुमने 5 खींच डाले, तो अब कितना लंब गया वो? 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा देख रहे भाई, अगला एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ के, क्या आएगा फिर? x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो फिर देखो यहां पे कितना आएगा? हाफ ऑफ के की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3, 100 माइनस 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। कोई बताएगा ये -4 कहां से आया? अमजद? हाँ, x1 की वैल्यू क्या में है? सेंटीमीटर में। इसे जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2, 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2, है ना? तो उसी कारण से जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो इसका होगा 100 इंटू 10 का पावर -4, इसका स्क्वायर क्या होगा? 25 इंटू 10 का पावर -4, वो यहां पर आया आपका। फिर कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सभी का? बहुत स्लो लिख रहे हो तुम, बहुत देर सोचते फिर उसके बाद लिखते तुम। अब वो किसी से कॉपी करो। हो गया है सभी का? नहीं तो डायरेक्ट वीडियो देखो, उससे कॉपी करो। कितना रहा? 18.75, दैट्स करेक्ट। 18.75 न्यूटन मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन।
two springs of spring constant 1500 Newton per meter and 3000 Newton per meter are stretched with the same force, are stretched with the same force. They will have potential energy in the ratio, first option is 4:1, second option is 1:4, third option is 2:1, and last option is 1:2. अब आपने अगर देखा होगा क्वेश्चन को गौर से, तो यहां स्प्रिंग कांस्टेंट बोला हुआ है और फोर्स कांस्टेंट बोला हुआ है। तो तुमने नोटिस किया कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला उससे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट आता है सिर्फ? क्वेश्चन देखो, अभी लिखाया था ना अभी मैंने सब कुछ, F²/2k C 2:1, यस करेक्ट आंसर है ना। तो K1 इज इक्वल टू 1500 न्यूटन पर मीटर, K2 इज इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर, F1 इज इक्वल टू क्या है, F2 है। तो यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला F²/2k, F तो कांस्टेंट है, देखो U1/U2 इज इक्वल टू K2/K1, जो कि क्या हो जाएगा 3000/1500, यानी कि 2:1 है ना। 3000 डिवाइडेड बाय 1500 क्या हो जाएगा, 2:1। सब लोग अपनी स्पीड बढ़ाए, हमको कैसा है एक एक दिन में एक एक टॉपिक को पूरा खत्म करना है विथ न्यूमेरिकल्स, है ना। अगर मुझे ऐसे बीच बीच में रुकना पड़ेगा तो फिर मसला ये हो जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा टारगेट अचीव अपना। उधर का नहीं हुआ ना सभी का, 2 मिनट रुक रहा बस मैं।
two equal masses are attached to the two ends of a spring of spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring. By a length x over its natural length. Full stop. The work done by the spring on each mass is, first option, half of k x square. Second option, minus half of k x square. Third option, 1 upon 4 k x square. Last option, minus 1 upon 4 k x square. तो वो सीन कुछ ऐसा है, इमेजिन करो कि ये एक मास है m, फिर उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग के साथ अटैच्ड दूसरा मास है से m। दोनों को आप इक्वल फोर्स लगाकर क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग खिंच जाएगा। मान लो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ है वो कितने का हुआ है, तो मैं बोलूंगा x का एक्सटेंशन हुआ है, x का क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है। स्प्रिंग कितना लंब गया, x डिस्टेंस तक लंब गया। बात समझ रहे हैं ना आप बेटा। तो मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर वो जितना खींचो उसके हिसाब से हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। बात समझे ना, फिर से समझो। ये देखो ऐसा सिस्टम था, आपने ऐसा खींचे, दोनों हाथों से खींचे, दोनों फोर्स लगाए साइड में, और मैंने कहा कि वो स्प्रिंग लंब गया कितना लंबा, x डिस्टेंस तक। अब जब स्प्रिंग खिंच जाता है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में क्या पैदा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला कितना हुआ, आप कहेंगे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड by both masses, दोनों मासेस के वजह से स्प्रिंग जब खींचा जाता है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना। डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है। तो बोले यही तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। यही तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये दोनों मासेस का था, ये दोनों मासेस ने मिलकर कितना वर्क डन किए,
हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा अगर दोनों ने मिलकर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर किए तो भैया जरा बताना तो कोई एक कितना किया होगा, तो बोले उसका आधा, है ना। तो मैं बोलूंगा देन वर्क डन बाय वन मास। तो वर्क डन बाय वन मास कितना हुआ होगा, तो बोले वो तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर का आधा, यानी 1/4 के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाय। अब ये क्या है, वर्क डन बाय मास, वन मास ऑन द स्प्रिंग, कि एक मास ने स्प्रिंग पर कितना वर्क किया, 1/4 के एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखना आपसे क्या पूछा गया है, देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास। ये फॉर्मूला काय का है, वर्क डन बाय मास ऑन द स्प्रिंग। अपने को काय का चाहिए, स्प्रिंग ऑन मास का चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोर्स, है ना। तो मैं कहूंगा यहां लिख देता हूं, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 के एक्स स्क्वायर, -1/4 के एक्स स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, लास्ट ऑप्शन आ गया, -1/4 के एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए। हो गया ना, बचे और आखिरी प्रॉब्लम बचा। चलिए ये आखिरी प्रॉब्लम, अरे यार इसका था ये तो, work done by spring equals to -1/4 के एक्स स्क्वायर। अमजद, अमजद, इसको जो बोलो वो सुन, वो बहस में उधर बैठा हुआ है जब से। A body is attached to the lower end of a vertical spring and it is gradually lowered to its equilibrium position. This stretches the spring by a length x. First stop. If the same body is allowed to fall suddenly what would be the maximum stretching? In this case, first option is x, second option is twice x, third option is thrice x, and the last option is
x/2। अमजद सबसे आवाज दे रहा हूं तुमको, उनको छोड़ो जरा। और रबर दो उसको पे करना। बहस में इन्वॉल्व नहीं होना कभी, बहस मत किया करो चीज को लेकर। वो पेपर का चालू था। अच्छा वो पंचिंग मशीन दो, वो ग्रीन कलर की, और एक रबर दे दो। बड़ा रबर है क्या? कोई बड़ा रबर नहीं, बड़ा नहीं है। कैची है किसी पास? कैची है? चलो अब देखो सिचुएशन को समझो, इस बार क्या दिया हुआ है। एक थोड़ी भारी चीज मैंने ये पंचिंग मशीन इस पे लटकाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो यहां क्या दिया हुआ है, बॉडी इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग एंड इट इज ग्रेजुअली लोवर्ड टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस स्ट्रेचेस द स्प्रिंग बाय अ डिस्टेंस लेंथ x। इसको स्प्रिंग की तरह मान के चलो। अभी देखो मैं यहां पर फिलहाल ये मीन पोजीशन पे हूं और मैं धीरे धीरे इसको छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे मैंने इसको छोड़ा जहां तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा यहां तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना। अब यहां क्या हुआ, नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस और ऊपर वाले लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड है। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका वेट, और ऊपर क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं फिलहाल इस सिचुएशन में कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो कितना हो जाएगा, kx इज इक्वल्स टू mg। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां पे, अब मैं क्या करने वाला हूं, अरे कहां था रे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, रुको थोड़ा ऊपर था ना, ये बराबर इसके हिसाब से। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया। अब मैं इसको छोड़ने वाला हूं, धीरे धीरे नहीं, बस छोड़ दूंगा डायरेक्टली। तो अब ये देखो क्या हुआ, नीचे गया उससे, है ना। पहले क्या हुआ था, जब मैं नीचे तक लाया ऐसा, तो वो यहां तक क्या है, थोड़ा सा शायद और नीचे होना हाथ में, हाँ वो पुरानी पोजीशन के हिसाब से। अब मैंने यहां तक लाया था, तो मैंने देखा कि वो जो स्प्रिंग है ये यहां तक ला रहा बस, और अब मैं धीरे धीरे ला रहा, और अब मैं उसको अचानक से छोड़ने वाला हूं। जब ये अचानक से छोड़ूंगा, देखो क्या देखे आपने, वो नीचे तक गया, उसका जो यूजुअली एक्सटेंशन होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ। तो अब हुआ क्या कि यहां ग्रेविटी ने वर्क की,
ग्रेविटी ने वर्क करी और जिसके कारण क्या हुआ कि भैया वो स्प्रिंग का क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, है कि नहीं? तो चलो भाई उसी बात को आप यहां लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा व्हेन द स्प्रिंग इज अलाउड टू फॉल सडनली, व्हेन द स्प्रिंग इज अलाउड टू फॉल सडनली, अचानक से उसको जब आपने नीचे गिरने दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, मास जैसे वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या आएगा, हाफ ऑफ के वाई का स्क्वायर। मान लो वाई उसका एक्सटेंशन है इस बार। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी वाई, डिस्प्लेसमेंट वाई तक के हुआ था, हाफ ऑफ के वाई का स्क्वायर। फिर ये वाई और ये वाई कैंसिल हुआ, तो फिर ये क्या बचा, एम जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने नोटिस किया होगा कि एम जी इक्वेशन नंबर 1 में भी आया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में भी आया हुआ है। तो इक्वेट करो भैया, सॉरी के वाई, तो हाफ ऑफ के वाई, हाफ ऑफ के वाई इज इक्वल्स टू के एक्स। के और के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देखो वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। तो हमारा ट्वाइस एक्स एक्सटेंशन होगा, है ना, हमारा एक्सटेंशन कितना होगा, डबल एक्स। आया समझ में, याद ही रखो तो अच्छा है। तो यहां हमारा ये कंप्लीट होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अब जो अगला रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तुमको भर भर के इस पे सवाल मिलेंगे। जेई में भी आप हर दूसरा तीसरा सवाल वही, नीट जेई में सब में वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही आता है।